क्या हुआ? नहीं हुई आज। रिकॉर्डिंग कर लो सभी को। जय जिनेन सबको। किरण जय जिनेन। जय जिनेन निमी। जय जिनेन। जय जिनेन भाभी जी। जय जिनेन सीमा जी। और कैसे हो? आपके बस चल रहा, अंडर ट्रीटमेंट है, हो रहे हैं ठीक। अच्छा। हाँ रिकॉर्डिंग कर आवाज भाई जाए जय जिनेंद्र। आवाज नहीं गई। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेन। जय जिनेन। जय जिनेन। जय जिनेन। अभी दे देना। जय जिनेन सभी को। जय जिनेन। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेन सभी को। कहाँ गई किरण जी? आपके यहाँ तो आ गई दीदी जी फिर से। कौन आ गई? दीदी आ गई फिर से। क्या चीज? किरण जी के यहाँ दीदी आ गई फिर से, दीदी ममता दीदी। क्या बोले? हाँ ठीक ही बोल रहे हैं आप। वो उनका डर इतना मजबूत है ना। हाँ, फिर भी इसीलिए बीजेपी तो ने ऐसी बहुत परिस्थिति। अच्छा काम किया है। फिर भी हाँ बहुत अच्छा काम किया। सोचिए, कोई अगेंस्ट पार्टी तो तैयार हुई। ओह हाँ, आगे समझे। के लिए कभी संभव है, बाकी अभी इस बार तो गया है। हाँ हाँ सही बात है। शकुन जी कैसे पूछ रही हैं? नहीं क्लास तो लग रही है। क्लास कब पूछ रहे हैं? नहीं ऐसे जय जिनेन भैया जी। जय जिनेन सभी जय को। जय। हाँ विषय जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आज अपन लोग फिर से 24वें सूत्र पर ही बात करेंगे। मंगलाचरण करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरेयाणं नमो वज्रायाणं
नमो वैसावसापूर्णम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् मोक्षमार्गस्य वेतारं नेतारम् नेतारं कर्मभोक्ताम् कर्मभोक्तारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां विश्वतत्त्वानां वन्दे वन्दे तद्गुणलब्धे तत्पुनः वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार सूत्र का 8वां अध्याय, जिस अध्याय में बंध तत्व की चर्चा की गई है, और बंध तत्व की चर्चा करते हुए ये बताया जा रहा है कि वो बंध कितने प्रकार का होता है। तो पहले तो बंध के प्रकारों की बात की कि बंध जो है वह 4 प्रकार का होता है। एक प्रकृति बंध, ठीक है। इस बार जो है आपका कल और परसों तो मैं इलेक्शन के लिए जाऊंगा, तो कल परसों क्लास नहीं होगी। लौट के आके अर्थात 5 और 6 में ये विषय अपना अध्याय कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और आराम से ही चला है, इसलिए इस अध्याय को रिवीजन की आवश्यकता नहीं है। लगभग मैं रोज ही पूरी बात रिवाइज करता रहा हूँ, इसलिए रिवाइज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 7 तारीख से अपन 9वां अध्याय शुरू करेंगे और पूरा मई 9वां अध्याय चलेगा, और 10वें अध्याय के लिए फिर आगे 4-5 दिन और लगेंगे। 9 ही सूत्र हैं केवल। तो मोस्ट प्रोबेबली अपना जून फर्स्ट वीक में ये तत्वार सूत्र पूर्ण हो जाएगा। मैंने ये सोच रखा है कि जून फर्स्ट वीक में ये पूरा होगा, और उसके बाद 1 महीने अपन और लेंगे तत्वार सूत्र को, जिसमें अपन ये करेंगे कि पहले अध्याय को 3 दिन में रिवाइज कराएंगे, दूसरे अध्याय को फिर तेजी से स्पीड से चलेंगे पीडीएफ को लेते हुए, तो 4-5 दिन में दूसरा अध्याय, 3-4 दिन में, इस तरीके से। तो एक बार स्पीड से भी ये पूरा हो जाएगा तो पुरानी बातें पूरी रिवाइज हो जाएंगी, ऐसा मैंने सोचा है। फिर अपन देखते हैं, अभी तो शायद समय है। चलिए मैं एक बार अभी पुरानी बात रिवाइज करके फिर अपन आगे आते हैं कि 4 प्रकार का बंध बताया। एक प्रकृति बंध है, फिर प्रकृति बंध के बाद स्थिति बंध, स्थिति बंध के बाद अनुभाग बंध, और अनुभाग बंध के बाद प्रदेश बंध। ठीक है, ये 4 प्रकार का बंध होता है। प्रकृति शब्द का मतलब होता है नेचर। नेचर मीन्स होता है स्वभाव। तो प्रत्येक कर्म का अपना अपना स्वभाव है। वो जो कर्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिवर्तित होती हैं, वो कर्म रूप परिवर्तित होने पर अपनी अपनी प्रकृति अनुसार, अपनी योग्यता से अपनी प्रकृति में परिवर्तित हो जाती हैं। कोई ज्ञानावरणी, कोई दर्शनावरणी, कोई वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इसी को प्रकृति कहते हैं। यही कहलाता है प्रकृति बंध। ठीक है। प्रकृति के बाद फिर आया था स्थिति, कि वो जो कर्मण वर्गणाएं आत्म प्रदेशों पर आई हैं कर्म रूप होकर, अब वह कर्म रूप होकर आत्म प्रदेशों पर कब तक रहेंगी, कितने समय तक रहेंगी, इस बात का डिसाइड कौन करता है? वो स्थिति बंध करता है। अगर हमने उत्कृष्ट स्थिति से बांधा है तो उतने समय तक रहेगा, और जघन्य स्थिति से बांधा है तो जो कर्मों की अपन ने जघन्य स्थिति पड़ी थी उतने समय तक आत्म प्रदेशों पर रहेगा। और जघन्य और उत्कृष्ट ना होकर अगर मध्यम स्थिति से अपन ने उनको बांधा है, तो कहने का अर्थ ये है कि वो जितने समय के लिए हमारे परिणामों के आधार पर बंधी है, उतने समय तक आत्म प्रदेशों में रहती है। उसका नाम है स्थिति बंध। एक काल, एक टाइम पीरियड जो होता है वो कहलाता है स्थिति बंध। फिर अब वो जो कर्म अपनी प्रकृति से आ गए हैं, अपना निश्चित टाइम लेके आए हैं, अब वो हमें कितना फल देंगे, उनका हमें क्या फल मिलेगा, उस फल को डिसाइड करने वाला कौन है? वो कहलाता है अनुभाग फल। ठीक है, उसका नाम होता है अनुभाग बंध। क्लियर हुआ? इस तरीके से प्रकृति, प्रदेश और अनुभाग 3 प्रकार के बंध की बात हुई।
फिर कल अपन लोगों ने विस्तार भैया से जी, बात की थी। हाँ बोलिए। स्थिति की बात हुई थी। प्रकृति, स्थिति और अनुभाग, तीन की अपनी अपने पहले प्रदेश बात हो गई। अब अपन को कल अपन ने जो बात की थी वो प्रदेश प्रदेश की। बंद की थी। प्रदेश का मतलब होता है स्थान, इतना याद रखो। प्रदेश शब्द का अर्थ क्या होता है अपन ने पहले भी पढ़ा था ना, आकाश के प्रदेश पढ़े थे, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, सबके प्रदेशों के बारे में पढ़ा था। तो अब प्रदेश का मतलब हुआ स्थान, आत्म प्रदेश और पुद्गल परमाणु के प्रदेश, है ना। आत्म प्रदेश और पुद्गल परमाणु के प्रदेश, उनका एक में होना, उसका नाम क्या है? उसका नाम प्रदेश बंध है। सूत्र के आधार पर अपन ने क्रमशः सूत्र में 8 चीजें आई थी। मैं आज पुनः वो सूत्र पढ़ूंगा और उन 8 के एक एक का आपको डिटेल बताऊंगा। 100% जो कॉम्प्लिकेटेड कल आपको लग रहा था, आज बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। एक तो एक बार पढ़ी हुई चीज हो गई इसलिए। दूसरा, जब हम पॉइंट वाइज किसी विषय पर बात करते हैं तो निश्चित रूप से वो बात क्लियर होती है। और थोड़ा आप लोगों ने भी मन बनाया होगा कि हमें इस बात को अच्छे तरीके से समझना है ना। इन सब कारणों से अब देखिए अपन बात करते हैं। सूत्र में शेयर करता हूं। कोई भी प्रश्न अगर रह जाता है तो आप अपने नोट डाउन कर लें, फिर अपन एक साथ बात करेंगे, है ना, सारे प्रश्न पर। पहले तो जो मैं बताऊंगा उसमें ही आपका शंका समाधान हो जाएगा। फिर भी कदाचित अगर कोई रहता है तो लास्ट में अपन शंका समाधान करेंगे। देखिए, रेडी? मैं बोलता हूं सूत्र, देखें जरा सभी लोग। नाम प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह स्थितः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशः। नाम प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाह स्थितः सर्वात् प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशः। अब देखें जरा, आप लोग अपनी कॉपी रखे हो तो उसमें नोट करते जाएं, बताता हूं मैं। ये नाम प्रत्ययः, ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट सर्वतो, सर्वता, ये दूसरा पॉइंट हो गया। योग विशेषात, ये तीसरा पॉइंट। सूक्ष्म, ये चौथा पॉइंट। फिर एक क्षेत्रावगाह, ये पांचवा पॉइंट। तो चालू कर दूं। एक क्षेत्रावगाह, ये पांचवा पॉइंट हुआ। फिर स्थितः, ये छठवां पॉइंट हुआ। फिर सर्वात्म प्रदेशेषु, ये सातवां पॉइंट हुआ। अनंतानंत, ये आठवां पॉइंट हुआ। सभी को क्लियर हुआ क्या? एक बार और रिपीट करूं। देखिए कितने पॉइंट है सूत्र में, जरा देखें। सबसे पहला पॉइंट है नाम प्रत्ययः, नाम प्रत्ययः, ठीक है। नाम प्रत्यय एक पॉइंट। दूसरा सर्वतो, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहां हो जाएगा सर्वतः, ठीक है, सर्वतः दूसरा पॉइंट। योग विशेषात, ये तीसरा पॉइंट। फिर सूक्ष्म, ये चौथा पॉइंट। एक क्षेत्रावगाह, ये पांचवा। स्थितः, ये छठवा। सर्वात्म प्रदेशेषु, यहां तक सर्वात्म प्रदेशेषु, ये सातवां। अनंतानंत, अनंतानंत प्रदेशः, ये आठवां पॉइंट, ठीक है। कितने पॉइंट हुए? 8 पॉइंट हुए। अब पहला प्रश्न कि सूत्र में नाम प्रत्ययः शब्द क्यों आया है? तो इसका जवाब है कि नाम प्रत्ययः के द्वारा वो ये बता रहे हैं कि वो जो कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होती हैं वो अपने अपने नाम के अनुसार होती हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ठीक है।
तो किस बात को बताने के लिए? कर्म की प्रकृतियां बताने के लिए, कर्म के स्वभाव बताने के लिए, कि वो जो कार्माण वर्गणाएं थी, वो कार्माण वर्गणाएं जो कर्म रूप परिणमित हुई, वो कर्म रूप परिणमित होने के बाद अब क्या कहलाएंगी? कि अब वो कार्माण वर्गणाएं नहीं कहलाएंगी, अब वो क्या कहलाएंगी? जो जिस प्रकृति में परिणमित हो जाएगा वो उस रूप से नाम पाएंगी। जो ज्ञानावरणी रूप में परिणमित हो जाएगा वो ज्ञानावरणी, जो दर्शनावरणी रूप में परिणमित हो जाएगा वो दर्शनावरणी कर्म कहलाएगा, वेदनी में परिणमित होगा वो वेदनी, मोहिनी में परिणमित होगा वो मोहिनी। ख्याल में आ गया? तो नाम प्रत्याह शब्द ने क्या बताया? नाम प्रत्याह शब्द ने बताया कि वो कर्म प्रकृतियां अपने अपने नाम रूप होती हैं। कर्मों का नाम बताने के लिए ये पहला सूत्र आया, पहला शब्द आया नाम प्रत्ययः। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है सर्वतः। ये सर्वतः पद क्यों आया इसमें? कि सर्वतः पद यहाँ ये बता रहा है कि वो जो कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होती हैं, उनका कौन सा पर्टिकुलर समय है ना, उनका कौन सा पर्टिकुलर समय है? कोई एक निश्चित समय है क्या? सुबह 6 से 7 या 7 से 8, जैसे आपकी दवाई का समय होता है, तो कोई दवाई के समय के जैसा कोई उनका एक निश्चित समय है क्या? या कभी भी आते हैं, है ना? तो उसके लिए उन्होंने कहा सर्वतः। सर्वतः का मतलब हमेशा, हमेशा का मतलब प्रति समय, प्रति समय। किसके? ये याद रखना, किसके माने संसारी जीव के। ठीक है, संसारी जीव के ही होता है। जैसे ही वो 14वें गुण स्थान में पहुंचेगा, सयोग केवली से अयोग केवली वाला 14वां गुण स्थान आएगा, तो ये कुछ भी नहीं होगा, है ना? किसकी बात चलती है? हम और आप जैसे संसारी जीव की बात चलती है। कितने भी भाव बदलते रहें, इस भाव में, अगले भाव में, फिर अगले भाव में, फिर अगले भाव में, भावों से कोई फर्क नहीं पड़ता। संसारी जीव किसी भी भाव में रहे, भूतकाल में जहां था, वर्तमान में जहां है, भविष्य में जहां रहेगा, जिन भी भावों में रहे, अगर वो संसार में है तो सर्वतः, सारिका जी, सर्वतः का मतलब क्या? प्रति समय, प्रति समय। हाँ, प्रति घंटे नहीं, प्रति मिनट नहीं, प्रति सेकंड नहीं, क्योंकि समय की सबसे छोटी इकाई क्या है? समय की सबसे छोटी इकाई जिनेंद्र भगवान द्वारा बताई हुई एक समय है। ठीक है, एक समय है समय की छोटी इकाई, और प्रति समय वो कर्म बंधन हमारे चल रहा है। इस बात को बताने के लिए क्या किया? इस बात को बताने के लिए कौन सा शब्द आया? सर्वतः शब्द आया। देखो, कुछ लोगों के वीडियो बनने में एक बार निवेदन कर रहा हूं, अगर चालू कर सकें तो। प्रीति जैन जी, सार्थक जी, निहिता जी, शाश्वत जी, विनोद जी, है ना, शाश्वत, आस्था, आशा जी, अगर संभव हो अनीता जी चालू कर लें अपना वीडियो। हाँ, 2 पॉइंट हो गए सुशीला जी। पहला, नाम प्रत्यय माने उनके नाम। फिर दूसरे नंबर पर सर्वतः माने हमेशा, प्रति समय वो, माने एक भी समय ऐसा नहीं है जिस समय वो कर्म बंधन का कार्य नहीं चल रहा हो। कि साहब हमारा ध्यान तो उस तरफ था, हमारा तो ध्यान ही इस तरफ नहीं था, कि नहीं नहीं तो भी कर्म का बंधन तो हुआ। हम तो सो रहे थे, कि हाँ हाँ सो रहे थे तब भी कर्म का बंधन हुआ। तो हम तो इतने वर्ष से कोमा में थे, कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोमा में थे तब भी कर्म का बंधन हुआ। क्यों? आधार क्या है? कि अभी आएगा बाद में, जिस माने आपके मन में एक भी ऐसी शंका बंध के संबंध में नहीं रहेगी जो इस सूत्र के माध्यम से आपका समाधान ना हो। ठीक है, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। नाम प्रत्यय माने ज्ञानावरण आदि नाम रूप होगा। सर्वतः अर्थात सब जगह माने सब काल में आएगा, प्रति समय आएगा। कब तक आएगा लेकिन सोगानी जी? जब तक मैं कहा हूं, संसार में, संसार अवस्था तक, 13वें गुण स्थान तक ये काम होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट आप लोग मैं शेयर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आप लोगों के चेहरे देखना है, आप लोग कैसे क्या कर रहे हैं ना, समझ में आ रहा कि नहीं, इसलिए अपनी अपनी पुस्तक में देखे पॉइंट को।
मैं यहाँ से योग तीसरा प्रत्यय है, प्रश्न है कि यहाँ पर ये योग विशेषात शब्द क्यों आया है। तीसरे पॉइंट में योग विशेषात आया ना, तो योग विशेषात क्यों आया है। तो यहाँ आचार्य देव जवाब दे रहे हैं कि ये निमित्त बताने के लिए, कारण बताने के लिए कि किनके निमित्त से आते हैं ये कर्म। ये कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप किस निमित्त से होती हैं, तो कहा कि वो कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप किसके निमित्त से, योग विशेष के निमित्त से। और योग क्या होता है अपन पहले पढ़ चुके हैं, काय वांग मनः कर्म योगः, काय वांग मनः कर्म योगा पढ़ चुके हैं आश्रव अधिकार में। तो मन वचन काय ये योग होता है। इन योगों की विशेषता से, नरेंद्र जी भाई साहब विशेषता का क्या मतलब, विशेषता का मतलब ये है जिसके जितने योग होंगे उतने योग द्वार से उनके कर्मों का आना होगा। अगर एकेंद्री है तो उसके पास तो केवल काय योग है, तो उसके तो किससे आश्रय होगा, किससे कर्म आएंगे, कि काय योग से ही कर्म आएंगे। ठीक है, उसके कर्म का बंधन में कौन निमित्त है, कि काय योग बस निमित्त है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर दो इंद्री होगा तो कि दो इंद्री से लेकर दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और असंगी पंचेंद्री। ठीक है, ये चार हैं, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और असंगी पंचेंद्री। ये जो है ये सब माइक सब लोग बंद ही रखे अभी, है ना, मन में बोले, मैं सारे से समझता जाऊंगा। ठीक है, ये चार जो हैं, इन चार के पास काया के साथ साथ एक चीज और बढ़ गई। बोलने लगे ना, ये भले आपकी समझ में उनकी भाषा आए अथवा ना आए, लेकिन उन्हें रसना इंद्री मिल गई। रसना इंद्री मिली तो उनके काय योग के साथ साथ दीपमाला जी कौन सा योग बढ़ गया, वचन योग बढ़ गया। ठीक है, वचन योग बढ़ गया तो अब उसके जो कर्म आएंगे वो कितने योगों से आएंगे, ये उसके दो योगों से आएंगे, काय योग से और वचन योग से। ठीक है, अब जैसे ही वो संगी पंचेंद्री होगा तो अब उसकी एक तीसरी चीज और बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगा, उसका मन बढ़ जाएगा, है ना रजनी जी, क्या बढ़ जाएगा, संगी पंचेंद्री के मन बढ़ जाएगा। और मन बढ़ते ही अब उसके जो कर्मों का आश्रय होगा वो किस निमित्त से होगा, काय के निमित्त से भी होगा, वचन के निमित्त से भी होगा और मन के निमित्त से भी होगा। तो यहाँ योग विशेषात शब्द क्यों आया है, कि कर्म के बंधन का निमित्त बताने के लिए, है ना, उस कर्म बंधन का निमित्त बताने के लिए यहाँ योग विशेषात शब्द आया है। कितने पॉइंट हो गए, नाम प्रत्यय पहला पॉइंट, सर्वतः दूसरा पॉइंट और सर्वतः के बाद तीसरा कहाँ किस निमित्त से आता है, तो योग विशेषात, ये पॉइंट हो गया। फिर अगला प्रश्न आया कि साहब ये सूत्र में ये सूक्ष्म पद क्यों आया है, सूक्ष्म पद की क्या आवश्यकता थी। तो प्रीति जी क्या जवाब दिया कि वो जो कर्माण वर्गणाएं कर्म रूप होकर आती हैं वो सूक्ष्म होती हैं, वो स्थूल नहीं होती, वो हमारे आंखों से हमको दिखाई नहीं दे, अरे आंखें ही नहीं, हमारी किसी इंद्री से वो हमारे पकड़ में नहीं आता। थोड़ा थोड़ा पुराना भी याद किया करो विषय, जब पुद्गल की पर्यायें वहां बताई थी और उसमें भेद बताते हुए कहा था एक सूक्ष्म होता है, एक सूक्ष्म होता है, एक स्थूल होता है, एक स्थूल होता है, एक स्थूल सूक्ष्म होता है, एक सूक्ष्म स्थूल होता है। तो यहाँ पर किसकी बात चल रही, सूक्ष्म की। तो सूक्ष्म जो होते हैं वो न केवल चक्षु इंद्री से अपितु स्पर्श इंद्री से भी पकड़ में नहीं आते, रसना इंद्री से भी पकड़ में नहीं आते, घ्राण और कर्ण आदि से भी पकड़ में नहीं आते। इसलिए यहाँ पर कौन सा पद दिया, सूक्ष्म पद दिया। भले ही वो कर्म परमाणु बहुत सारे आते हैं एक साथ, क्वांटिटी अभी अपन को अंत में पता लगेगी, लेकिन बहुत सारे आने के बावजूद भी वो स्थूल नहीं होते,
वो कैसे रहते हैं? सूक्ष्म रहते हैं। प्रगति जी समझ में आया? इसलिए कौन सा पद आ गया? सूक्ष्म पद आया। ठीक है, माने सूक्ष्म पद ने हमको क्या बताया कि वो जो कर्म परमाणु, कारमाण वर्गणाएं कहो अथवा कर्म परमाणु कहो अथवा पुद्गल कहो, जो नाम आपको याद रहे वो। वैसे सुटेबल तो क्या है? कारमाण वर्गणाएं जो कर्म रूप हुई हैं, वो कर्म रूप होने पर भी स्थूल नहीं हुई हैं, वो सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म है। इसलिए वहां पर स्थूल का निषेध करने के लिए, है ना, स्थूल का निषेध कर, जैसे मान लीजिए दो लोग बैठे हो और मैं किसी एक को बुलाऊं, तो इसका मतलब क्या है? एक को बुलाने का मतलब यह है कि वो दूसरा हमें नहीं चाहिए, हम उसकी बात नहीं कर रहे, आप ही आओ। तो एक को अगर बुला रहे हैं तो स्पष्ट कर रहा है ना कि इससे मतलब नहीं है। ख्याल में आ गया? ऐसे यहाँ कि सूक्ष्म और स्थूल दो प्रकार की जो चीजें होती हैं, उसमें उन्होंने सूक्ष्म कह दिया, इसका मतलब स्थूल का निषेध हो गया। कि स्थूल वो कर्मण वर्गणाएं जो कर्म रूप होती हैं, वो कैसी होती हैं सीमा जी? वो स्थूल होती हैं। ठीक है रंजना जी, वो स्थूल होती है, ना कि सूक्ष्म होती है। अब कितने पॉइंट देखो, फिर भी याद रिपीट कराता चल रहा हूं। नाम प्रत्यय पहला पॉइंट, सर्वतः दूसरा पॉइंट, फिर किस निमित्त से आते हैं? योग विशेषात तीसरा पॉइंट, कि आते तो हैं पर वो स्थूल होते हैं कि सूक्ष्म होते हैं क्या? तो जवाब दिया कि वो सूक्ष्म होते हैं। तो चौथे पॉइंट में उनको सब जवाब दे दिया। अब अगला प्रश्न आया कि सूक्ष्म, एक क्षेत्रावगाह। हाँ, अब ये जो अगला पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है एक क्षेत्रावगाह। तो इसमें है कि वो जो कारमाण वर्गणाएं कर्म रूप होती हैं, वो कहाँ के कारमाण वर्गणाएं? क्योंकि कारमाण वर्गणाएं तो सारे लोकाकाश में ठसा ठस भरी हुई हैं, है ना। तो कौन सी वाली कारमाण वर्गणाएं कर्म रूप होती हैं? कौन सी वाली कर्मण वर्गणाएं कर्मरूप होती हैं, है ना। तो यहां उन्होंने कहा एक क्षेत्रावगाह, वो कर्मण वर्गणाएं जो पहले से ही आत्मा के उन प्रदेशों पर थी, जहां जहां आत्मा के प्रदेश थे। सुनना, यही वाला पॉइंट मुख्य है। इसमें थोड़ा मस्तिष्क में आप लोगों को, क्या अनीता जी अजमेरा, ख्याल में आया? इस पॉइंट में आप लोगों को थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा, क्योंकि नई बात सुनने मिलेगी ना, तो आपको लगेगा ऐसा कैसे? कि देखो भैया, आत्म प्रदेशों पर, एक एक आत्म प्रदेश पर अनंतानंत पुद्गल परमाणु अथवा कारमाण वर्गणाएं हैं। जिस आत्म प्रदेश, आकाश के जिस प्रदेश पर, सुनना ध्यान से पूरा वाक्य, आकाश के जिस प्रदेश पर आत्मा के प्रदेश हैं, उस प्रदेश पर कितने कितने, कि उस प्रदेश पर अनंत पुद्गल परमाणु है। क्या आवाज कट रही है भैया जी? आवाज कट रही है क्या? अब आ रही है बराबर? नहीं, हमें तो सही आ रही है, हमें सही है। कहीं कहीं का नेटवर्क थोड़ा ऐसा हो रहा होगा, है ना। क्लियर हुई ना ये वाली बात? कि जिन जिन प्रदेश, आकाश देखो, आकाश के प्रदेश कहां पर है? लोकाकाश, सारा लोकाकाश में आकाश के, अरे लोकाकाश क्या, लोकाकाश में भी आकाश के प्रदेश हैं, है ना। तो लोकाकाश के जिन प्रदेशों पर वर्तमान में आप जहां बैठे वहां, मैं जहां बैठा हूं वहां, है ना, तो लोकाकाश के जिन प्रदेशों पर मेरे आत्मा के प्रदेश हैं, उन्हीं प्रदेशों पर शरीर के प्रदेश तो आपको स्पष्ट दिख रहे हैं कि वहां शरीर के भी प्रदेश हैं। कि शरीर के प्रदेश के साथ साथ एक एक प्रदेश पर अनंतानंत पुद्गल परमाणु भी हैं। एक ही प्रदेश पर अनंत पुद्गल परमाणु भी हैं। ठीक है, अब उन पुद्गल परमाणुओं में कुछ जो कारमाण वर्गणाएं हैं, जिस प्रदेश, आत्मा के प्रदेश पर वो जो कारमाण वर्गणाएं हैं, लिखा ना एक क्षेत्रावगाह,
कई बार लगता है सूत्र ग्रंथों की रचना ऐसी कैसे होती है, एक एक पद का महत्व होता है। पुराने सूत्रों में भी अपन ने एक एक पद को पढ़ा है ना। ऐसे यहाँ कि एक क्षेत्रावगाह शब्द का मतलब ये है कि जिस क्षेत्र में आत्मा अवगाह पा रहा था उसी क्षेत्र में वो कारमाण बरगणाएं भी अवगाह पा रही थी। अब कितना काम हुआ सोगानी जी, निर्मला जी, कितना काम हुआ कि मेरे भावों का उसे निमित्त मिला, और मन वचन, मेरे भावों के साथ साथ मन वचन काय, इन योगों का निमित्त मिला। तो मन वचन काय और इनके भावों का निमित्त पाकर वो अभी तक मेरे प्रदेशों पर रह रही थी, लेकिन वो न्यारी थी और मैं न्यारा था। उनका हमसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्हें हमारे योगों का निमित्त मिला तो उस प्रदेश पर जो कारमाण बरगणाएं थी वो कारमाण बरगणाएं बही की बही कर्म रूप परिणमित हो गई। उसका नाम है एक क्षेत्रावगाह। इज दैट क्लियर? क्लियर सभी को? उसी प्रदेश, देखो आपको और स्थूल एग्जांपल से बताता हूं, ये सबके मस्तिष्क में एक बार में आ जाएगा। देखिए मान लीजिए हमारा मकान थोड़ा बड़ा है, नहीं हमारा नहीं है, आप लोगों का होगा तो होगा, तो आप, मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, क्या मान लीजिए हमारा मकान बड़ा है मुन्नी जी, पर अपने मकान में 2 लोग 3 लोग रहते थे, और अपने शहर में कोई ऐसा व्यक्ति आया या कोई जैन भाई था पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए आया है ना, तो वो 2-3 लोग अपने यहाँ आके पेइंग गेस्ट बन के रहने लगे। ठीक है, पेइंग गेस्ट बन के रहने लगे तो कितना संबंध है कि बस जहां हम रहते हैं वहां वो रहते हैं, ना हमारा उनसे कोई रिश्ता ना हमारा नाता, बस वो किराएदार कहलाते हैं, हम मकान मालिक कहलाते हैं, ये जो भी नाम देना हो, इतना इतना बस संबंध है। लेकिन मान लीजिए कोई बालक है, तो हो सकता है आपको अपनी बालिका के संबंध के लिए उसका विकल्प आ गई, और हो सकता है कोई बालिका हो तो अपने बालक के संबंध का आपको विकल्प आए। तो कल तक आपका उसके साथ कोई संबंध नहीं था, लेकिन आपको उसकी योग्यताओं को देखकर लगा कि यार ये तो बढ़िया है, हम 4 जगह ढूंढने जाएंगे तो भी हमें ऐसा संबंध नहीं मिलेगा, इसलिए आपने क्या निर्णय किया कि इसका संबंध तो हम ऐसे ऐसे करेंगे, और आपने वो जो संबंध निश्चित कर दिया, अब वो रहता तो जहां कल था वहीं अभी रह रहा है, जहां कल रह रहा था वहीं अभी रह रहा है, दोनों समय रह रहा है, लेकिन अब अंतर है कि नहीं कि अब वो संबंधी हो गया। कल तक उससे आपका कोई संबंध नहीं था, लेकिन अब वह, हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है भाई? हेलो हाँ बोले, कौन बोल रहा है? हेलो, म्यूट कर दे एक बार। हाँ जी, समझ में आ गया यहाँ तक कि अब कल तक जिससे आपका कोई संबंध नहीं था उससे क्या हो गया, उससे संबंध हो गया, वहीं के वहीं वो वहीं रह रहा था। ऐसे ही आत्मा के प्रदेशों पर वो कारमण बरगणाएं रह रही थी, आपको उनसे कोई मतलब नहीं था। वो अपना परिणमन कर रही थी, आप अपना परिणमन कर रहे थे, आत्मा अपना परिणमन कर रहा था, वो कारमण बरगणाएं पुद्गल थी तो अपना परिणमन कर रही थी, उनसे आपका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन रह कहाँ रही थी कि एक क्षेत्रावगाह में, आत्मा के प्रदेश और उनके प्रदेश एक ही क्षेत्र में थे, एक ही जगह पर थे। अब क्या हुआ कि अब हमारे मन वचन काय रूपी योगों का और हमारे परिणामों का, भावों का, इनका निमित्त पाकर अब वो किराएदार नहीं रहा, क्या हो गया, अब वो रिश्तेदार हो गया। ऐसे ही वो जो कारमाण बरगणाएं आई, अब वो कारमाण बरगणाएं नहीं रही, अब वो कर्म हो गई। अब वो कर्म हो गई माने हमारा और उनका अब संबंध हो गया, एक ही जगह पर रह के अब वो कारमाण बरगणाएं से कर्म कहलाने लगी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एक क्षेत्रावगाह। आप
को मैंने आज दोनों ग्रंथ यहाँ खोलकर रखे हैं, सरवार सिद्धि भी और राजवार्तिक भी। पूज्यपाद स्वामी आचार्य का सरवार सिद्धि और आचार्य अकलंक देव का राजवार्तिक, इन दोनों टीकाओं में उन्होंने स्पष्ट रूप से ये लिखा कि क्षेत्रांतर के परमाणुओं की बात नहीं करते हैं। क्षेत्रांतर माने किसी दूसरे क्षेत्र के परमाणु नहीं आते हैं, उसी क्षेत्र के परमाणु कार्बन वर्गणाओं से कर्म रूप होते हैं। इसलिए वहां कौन सा शब्द दिया? इसलिए वहां एक क्षेत्रावगाह शब्द दिया। हमारे आगरा की शशि जी जरा अनम्यूट करें, कुछ ख्याल में आ रहा कि नहीं? कठिन तो नहीं लग रहा? हाँ, बहुत मीठा विषय है। अगर एक भैया बार जी एक क्वेश्चन है, समझ में आ गया। हाँ हाँ एक हाँ क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन के लिए पूरा समय मिलेगा। मैं बस 5-7 मिनट और लूंगा आज, क्वेश्चन के लिए पूरा समय दूंगा सबको। हाँ भैया जी स्वक्षेत्र पर क्षेत्र यही हो गया है स्वक्षेत्र पर ना क्षेत्र ना ना यही हो स्व गया। नहीं 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 नहीं, स्वक्षेत्र परक्षेत्र अलग चीज है। देखो स्वक्षेत्र परक्षेत्र बताने लग जाऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अभी पूरे पॉइंट्स देखो, अभी तो पूरे, फिर अपन स्वक्षेत्र परक्षेत्र अलग बताएंगे, है ना? वो एक अलग चीज है, वो अध्यात्म का विषय है, उस पर भी बात करेंगे। अभी तो अपन सिद्धांत की बात कर रहे हैं। जानते हो आप अध्यात्म सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत का मतलब होता है फैक्ट्स। जैन धर्म के जो फैक्ट्स हैं दैट कॉल सिद्धांत, जिनमें कोई चेंज नहीं होता। ये ऐसे ही है कि किसने बनाए? कि बनाए नहीं, ऐसे 3 लोग के नाथ को दिखे, ऐसे हैं, उनको ऐसा उन्होंने देखा और ऐसे ही हमको उन्होंने बता दिया। ठीक है, इसका नाम होता है फैक्ट, सिद्धांत। करणान योग में जो सारी बातें हैं वो सिद्धांत की बातें हैं। ठीक है, अगला पॉइंट। फिर ये एक क्षेत्रावगाह के बाद हुआ कि साहब ये स्थितः पद क्यों आया? तो उन्होंने कहा कि वो जो आत्मा के प्रदेशों पर वो जो कार्बन वर्गणाएं थी ना, वो कार्बन वर्गणाएं 2 प्रकार से काम करती थी। कुछ तो स्थिर रहती थी और कुछ गमन करती थी, है ना? वो कार्बन वर्गणाएं कुछ स्थिर रहती हैं और कुछ वहीं के वहीं गमन करती रहती हैं, है ना? तो वो जो स्थिर रहती हैं उन स्थिर वालों को ग्रहण करता है, गमन करने वालों को ग्रहण नहीं करता, अस्थिर को ग्रहण नहीं करता। ये बताने के लिए स्थिता पद लिया। ठीक है रंजना जी, क्लियर? वो कार्बन वर्गणाएं जो आत्मा के प्रदेशों पर थी उनमें कुछ गतिमान थी और कुछ स्थिर थी। तो गतिमान को नहीं ग्रहण करता, स्थिर परमाणुओं को ग्रहण करता है। ये बताने के लिए स्थिता शब्द को रखा। ठीक है, क्लियर? पहला नाम प्रत्यय प्रकृति को बताने के लिए, सर्वतः प्रति समय वो बंद होता है ये बताने के लिए, फिर योग विशेषात योगों के निमित्त से होता है ये बताने के लिए, फिर वो जो बंद होता है, वो जो पुद्गल परमाणु आते हैं वो कैसे हैं कि वो सूक्ष्म है स्थूल नहीं है ये बताने के लिए चौथा पॉइंट। फिर वो सूक्ष्म तो हैं लेकिन कहाँ के आते हैं? तो उन्होंने कहा जो आत्मा पे ही थे पहले, आठ प्रदेशों पर जिनके पहले से ही थे वो ही आते हैं। तो एक क्षेत्र आपका ले लिया कि आठ प्रदेशों पर तो दोनों प्रकार के होते हैं, गतिमान भी होते हैं और स्थित भी होते हैं, है ना प्रियंका जी? तो फिर कौन से? कि स्थित वाले, गतिमान वाले नहीं, स्थित वाले जो कर्म परमाणु आते हैं। फिर अगला आया कि साहब ये सब तो ठीक है, अब आप जरा ये और बता दो, हे उमा स्वामी आचार्य, अब आप ये और बता दो कि आत्मा तो इतना बड़ा असंख्यात प्रदेशी है ना? तो इतना बड़ा जो आत्मा है असंख्यात प्रदेशों में से कितने प्रदेशों से वो कर्म को ग्रहण करता है? 1 से 2 से 5 से 10 से संख्यात से असंख्यात से कितने प्रदेशों से? तो क्या जवाब दिया? सर्वात्म प्रदेशेषु। उन कर्मों का आधार क्या है कि सारे प्रदेशों से, 1-2 प्रदेश से नहीं, सारे प्रदेशों से वह कर्म परमाणु ग्रहण करता है। तो कल एग्जांपल दिया था ना, याद है? लोहे के गोले वाला, है ना? गर्म लोहे का गोला
अगर आप पानी में डालते हो नरेंद्र जी भाई साहब, तो किस एंगल, कहां से वो पानी को ग्रहण करेगा? सब जगह से ऑब्जर्व करेगा, कोई पर्टिकुलर जगह से थोड़ी करेगा, सब जगह से ऑब्जर्व करेगा। ऐसे ही यह आत्मा किन्हीं पर्टिकुलर प्रदेशों से नहीं, संपूर्ण प्रदेशों से। तो संपूर्ण प्रदेशों को बताने के लिए क्या प्रयोग किया? सर्वात्म प्रदेशेषु, आत्मा के सर्व प्रदेशों में वे ग्रहण होते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़े में अभी आ गया, थोड़े में आधे घंटे बाद आ जाएगा, थोड़े में फिर 1 घंटे बाद आ जाएगा, ऐसे नहीं। प्रति समय, क्या? प्रति समय सारे प्रदेशों से, सारे प्रदेशों पर वो कर्म परमाणु कर्म रूप होकर आते हैं। कितने? 7 पॉइंट हो गए। अब अंतिम पॉइंट आया है कि साहब ये कितने ग्रहण करता है, वो कितने कर्म परमाणु ग्रहण करता है? तो कहा अनंतानंत। 1 परमाणु नहीं, 2 परमाणु नहीं, 3 नहीं, संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत नहीं है? माने ऐसा लिखा टीका में, संख्यात का निषेध करने के लिए, असंख्यात का निषेध करने के लिए, अनंत का निषेध करने के लिए अनंतानंत शब्द डाला है। 4 तीर्थंकर हो और 4 तीर्थंकरों में से मैं महावीर का नाम लूं, मान लीजिए कि वेदी पर 4 तीर्थंकर विराजमान थे और मैं महावीर का नाम लूं, तो इसका मतलब क्या है कि अभी 3 की बात नहीं चल रही, इसलिए अलग से महावीर का नाम लिया। अन्यथा तीर्थंकर भी कह सकते थे, सामान्य तीर्थंकर कहते ना तो सब गर्वित हो जाते, लेकिन अलग से महावीर का नाम लेने का मतलब क्या है कि अभी 23 की बात नहीं है भैया, अभी तो महावीर की बात कर रहे हैं। आदिनाथ का अलग से नाम लेने का मतलब क्या है कि अभी अन्य 23 की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम शांतिनाथ का नाम अलग से ले रहे हैं, इसका मतलब अन्य की बात नहीं है। ख्याल में आया? ऐसे यहाँ पर अनंतानंत कहने का मतलब क्या? अनंतानंत कहने का मतलब है कि ना 1, ना 2, ना 3 और ऐसे बढ़ते बढ़ते ना संख्यात, ना असंख्यात और ना ही अनंत। तो फिर कितने? कि अनंतानंत कर्म परमाणुओं को ग्रहण करता है, कर्म रूप करता है ना? इसलिए इसमें अंतिम पद में संख्या बताने के लिए अनंतानंत का प्रयोग किया। कि जब अनंतानंत कहा तो फिर हमारे मन में प्रश्न आया, मुन्नी जी क्या प्रश्न आया? प्रगति जी, कि अनंतानंत, अनंत तो बहुत प्रकार के होते हैं, है? आपको पता? जरा सुन लें, जरा प्रगति जी बैठे हैं, बहुत सारे गणित वाले भी होंगे ना, मेरी तो गणित कमजोर है, नरेंद्र जी भाई साहब को भी गणित अच्छी है। सुनो जरा, सुनना ध्यान से, ये कैसा अनंत है, अनंत का चक्कर देखना जरा। सुशीला जी, अनंत में अनंत जोड़ो तो अनंत आता है, ठीक है नरेंद्र जी भाई साहब? अनंत में अनंत घटाओ तो भी अनंत, अनंत में अनंत का मल्टीप्लाई करो तो भी अनंत, अनंत में अनंत का भाग दो तो भी अनंत। ये कैसा अनंत है भैया? है या समझ में आया? अनंत में अनंत को जोड़ो तो भी अनंत, अनंत में से अनंत घटाओ तो भी अनंत है, और अनंत में अनंत का भाग दो तो भी अनंत। माइनस करने पे तो 0 होवे कि नहीं? नहीं माइनस करने पर भी अनंत बचता है, ऐसा अनंत। तो अनंत जो है वो कितने प्रकार के? कि अनंत भी अनंत प्रकार के होते हैं। तो उन अनंत प्रकार में से यहां जिस अनंत की बात कर रहे हैं वो कौन सा वाला अनंत है हर्षिनी जी? वो कौन सा वाला अनंत है? तो ये बताने के लिए उन्होंने कहा कि अभव्यों का जितनी अभव्य राशि है उस अभव्य राशि का अनंत गुना, अनंत गुना, ठीक है? अभव्य राशि का अनंत गुना, और जितने सिद्ध हैं, हुए हैं, होएंगे, उन सिद्धों का अनंतमा भाग।
वो सिद्ध भी अनंत है, ये अभव्य भी अनंत है, और ये जो कर्म परमाणु प्रति समय आते हैं वो भी अनंत है। तो हम कौन सा अनंत समझें? तो उन्होंने बताया कि अभव्यों से तो अनंत गुना वाला, अनंत गुना, और सिद्धों की जितनी राशि है उस सिद्धों का अनंतमा भाग, इतने कर्म परमाणु प्रति समय यह जीव अपने भावों और योगों के निमित्त से ग्रहण करता है। इसको करणान योग की भाषा में क्या कहते हैं जरा सुनो? विस्रसोपचय। क्या कहलाता है? विस्रसोपचय कहलाता है। विस्रसः उपचयः इति विस्रोपचया, है ना? विस्रोपचय कहलाता है। विस्रसोपचय, विस्रसा का मतलब क्या होता है? स्वभाव से। उपचया का मतलब होता है विराजमान। जो उपचय माने जो पहले से ही स्वभाव से विराजमान है। कहाँ? आठ प्रदेशों पर। कि आठ प्रदेशों पर जो पहले से ही विराजमान है, उन आठ प्रदेशों में पहले से विराजमान कारमान वर्गणाएं हमारे योगों का और भावों का निमित्त पाकर कर्म रूप होती हैं। तो कितनी? इतनी, है ना? अनंतानंत। इस तरीके से 8 पदों में 8 प्रश्नों के हमको जवाब दिए हैं। इतनी चर्चा अपन लोगों ने खूब विस्तार भैया से। जी क्या नाम? विस्रसोपचय। अभी क्या नाम बोले भैया जी? विस्रसोपचयः, विस्रसोपचय। और एक समय प्रबंध क्या है? इसको भैया जी हाँ, ये समय प्रबंध जो होता है वो यही कहलाता है। यही कर्म चीज है ना, परमाणु जो है ना, कर्म परमाणुओं की संख्या के लिए एक समय प्रबंध कहते हैं। जैसे मान लीजिए मतलब कहीं प्रवचन आप सुन रहे हो, तो वहां पर प्रवचन में कोई कहे कि एक समय प्रबद्ध कर्म परमाणु प्रति समय आते हैं और एक समय प्रबद्ध कर्म परमाणु प्रति समय खिरते हैं, तो इसका मतलब यही है, वो है ना, यही है। कहा यही का मतलब क्या? अभव्यों से अनंत गुणे, प्रसिद्धों के अनंत में भाग। इनको एक शब्द में अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे? एक समय प्रबद्ध। समय प्रबंध। एक समय प्रबद्ध, ये क्वांटिटी का प्रकार है ना? क्वांटिटी का प्रकार है। एक समय प्रबद्ध कर्म परमाणु प्रति समय आते हैं और एक समय प्रबद्ध ही कर्म परमाणु प्रति समय खिरते हैं। माने वो कारमण वर्गणाएं थी तो कारमण वर्गणाएं फल देकर खिर जाती हैं, तो अब वो कारमण वर्गणाएं नहीं बचती, सॉरी वो कर्म नहीं बचती, अब वो खिर के अलग हो गई, आठ प्रदेशों से हट जाते हैं वो आठ प्रदेशों से। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब आप लोगों का स्वतंत्र प्रश्न का सेशन 5-7 मिनट। इतनी चर्चा के बाद 1 बाय 1 पूछना। लेकिन अनया जी बोलिए। भैया जी, जो आपने कहा ना कि जो कर्म से निवृत्त हो जाती है, जो कर्मण वर्गणाएं खिरने के बाद में वो फिर से लोकाकाश में भ्रमण करती है। अब ये इतना थोड़ा वो भ्रमण तो करेंगी, रहेंगी तो वही। हाँ, मतलब वो दोबारा फिर कर्म रूप से हट गई, माने 8 हाँ। प्रदेशों से कर्म रूप से हट गई, इसका ही नाम निर्जरा है ना। और फल देकर हट गई, उसका नाम क्या है? फल देकर हटी, उसका नाम सविपाक निर्जरा है। और बिना फल दिए हट गई, उसका नाम अविपाक निर्जरा है। बस भैया जी एक और चीज, वो सूत्र में सर्वतो आया है, सर्वतो और सर्वता ये दो एक ही बात है। मैंने बताया था ना, सर्वतः में जो विसर्ग है ना, उस विसर्ग के स्थान पर क्या होता है? सर्वतः शब्द के बाद में देखो योग शब्द है, तो या आ गया ना, या वा राला या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, तो उस विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है। संधि का नियम है, विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है, ऊ हो गया। अब सर्व में आ तो था ही, सर्व में आ तो वो यो तो हो गया, ऊ आ और ऊ मिलता है तो गुण संधि होकर वो ओ बन जाता है, तो वो सर्वतो हो गया। ऐसे कई जगह मिलेगा जहां विसर्ग के स्थान पर ऊ होकर संधि होकर वो ओ बन जाता है, तो यहाँ सर्वतो हो गया। ऐसा काफी जगह है। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पे शब्द दोनों अलग अलग है। जनरली वो साथ में रहते ना, सर्वतो एक साथ है, सर्वतो। हाँ, ये जैसे पिछले वाले अध्याय में भैया जी वो अनुव्रतो गारी, हाँ ना, वो अलग है, यही तो गड़बड़ है। वो पूर्व रूप संधि है, ये गुण संधि है। जी भैया, वो भी गुण संधि तो बाद में हुई, पहले तो इसमें विसर्ग संधि हुई, तो विसर्ग की जगह पर ऊ हो गया तो वो कहलाती है उत्तु संधि, और फिर आ और ऊ मिलके गुण हो गया तो वो ओ बन गया। और वहां जो संधि, वो जो अवग्रह बीच में आता है ना, उसको हमेशा याद रखना, वो कहलाती है पूर्व रूप संधि।
पूर्व रूप संधि। ठीक है, ठीक एक है आध दिन भैया। संधि भी पढ़ाऊंगा। जी भैया जी। ठीक है, चलिए और बताइए। भैया जी, हाँ बोले इसमें नरेंद्र जी भाई साहब, बोले नरेंद्र जी भाई साहब बोले। कि जैसे आपने एक क्षेत्र विभाग का बताया कि हाँ, जिस हाँ। क्षेत्र में उसी क्षेत्र के परमाणुओं को लेकर कारमान रूप में, हाँ, हाँ, तो जैसे कोई मंदिर में जाता है, हाँ, हाँ, एक कोई गलत स्थान पे जाता है जहाँ हाँ, बहुत ही गलत गलत काम होते हैं, हाँ, तो मंदिर में जाकर के अगर वो पाप करता है तो वहां तो कारबान वगैरह बहुत अच्छी हैं आसपास के क्षेत्र की, हाँ, और पाप को क्रिया करता है, हाँ, तो वो कारबान वगैरह कहाँ से आएगी? और पाप के क्षेत्र में चला गया और धर्म की बात करता है मन के अंदर, हाँ, तो वहां पाप रूप कारमान वर्गणाएं हैं, तो उस क्षेत्र में तो धर्म की कारमान वर्गणाएं नहीं है, उस क्षेत्र में पाप की है, प्रभाव विपरीत है, तो फिर क्या होगा? क्षेत्र से कारमाण वर्गणाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप घर पर रह रहे हो तो भी आपके 8 प्रदेशों पर जो परमाणु है वो पहले से ही है। आप मंदिर में गए हो तो 8 प्रदेशों पर जो परमाणु है, कारमण वर्गणाएं हैं, वो पहले से ही है। उस क्षेत्र में आके उनमें कोई चेंज नहीं होता है ना। उनमें वो जो नेचर का चेंज होता है ना, प्रकृति का, स्थिति का, अनुभाग का, वो आपके परिणामों के आधार पर होता है। अब चाहे वो परिणाम आप घर बैठ के करो, चाहे वो परिणाम आप मंदिर में जाके करो, उनके अनुसार उसमें अनुभाग पड़ता है, स्थिति पड़ती है, उससे ही उनकी प्रकृति बदलती है ना। क्षेत्र और क्षेत्र से केवल क्षेत्र के निमित्त से आपके परिणामों पे फर्क पड़ता है ना। कारमण वर्गणाएं तो उन क्षेत्रों पे है ही है, उसी क्षेत्र वाली कारमण वर्गणाएं ही आएंगी, ऐसा। भैया जी ये क्षेत्र और प्रदेश अलग अलग है? एक ही बात है। क्षेत्र कोई प्रदेश से बताया जाता है, क्षेत्र कोई प्रदेश से समझो। अच्छे नंबर 5 में एक क्षेत्र विभाग में ये बोला कि एक ही क्षेत्र में अवगाहन करते हैं कारमाण वर्ग, और सर्वात्म प्रदेश में ये बोला कि हर तरफ से आती है, हर तरफ से आत्मा के वो सर्वात्म प्रदेश से इशू। हाँ, उसमें ये बताया कि वो जो कर्म आते हैं वो आत्मा के पर्टिकुलर कौन से प्रदेश से आते हैं, तो उन्होंने कहा सबसे आते हैं। वहां उन्होंने संख्या और स्थान बताने के लिए कहा, और यहाँ वो बता रहे हैं प्रदेश का मतलब क्षेत्र, कितना क्षेत्र है ना। वो इस माने समझ लीजिए, अपन दूरी बताते हैं ना, जैसे दूरी, तो वो एक क्षेत्र का मतलब इतनी दूरी, वो बस। भैया जी प्लेस को बता, क्षेत्र जो है वो प्लेस को बताता है ना। तो आत्मा के किस प्लेस समझ गए आप, आत्मा के कौन से क्षेत्र से कर्म आते हैं, तो उन्होंने बताया कोई पर्टिकुलर जगह से थोड़ी आते, तो सब जगह से आते, ऐसा। भैया जी ये जो एक क्षेत्र व कर्म रूप वर्गणाएं हैं, तो ये अलग प्रकार के कर्म है और वर्गणाएं अलग है? हाँ, ये कारमण वर्गणाएं हैं। देखो, वर्गण पुद्गल की जो वर्गणाएं हैं ना, वो अलग अलग प्रकार की हैं। एक कहलाती है कारमण वर्गणाएं, एक कहलाती है आहार वर्गणाएं, है ना, एक कहलाती है शब्द वर्गणाएं। तो जिन वर्गणाओं में जिस रूप होने की सामर्थ्य, माने कारमण वर्गणाओं में ही कर्म रूप होने की सामर्थ्य है। आहार वर्गणाएं कर्म रूप नहीं हो सकती। आहार वर्गणाएं तो आहार रूप ही, शरीर रूप ही परिणमित होंगी। कारमाण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होंगी। भाषा वर्गणा जो है वो शब्द रूप परिणमित होगी। पुद्गल ये भी है, पुद्गल वो भी है। अब इसके लिए क्या एग्जांपल है आपके पास? इसके लिए हमारे पास ये उदाहरण है कि अपन जिसके सांचे में अपनी चीजों को डालते हैं, मान लीजिए प्लास्टिक की यंत्र बनने वाली मशीन में अपन प्लास्टिक के पॉइंट डालेंगे तो उससे प्लास्टिक की चीज बनेगी, उससे लोहे की तो नहीं बनेगी। लोहे के परमाणु वालों से लोहे की बनेगी, प्लास्टिक की नहीं बनेगी। सेम ऐसी की ऐसी बात है कि जिन परमाणुओं में शरीर रूप परिणमित होने की सामर्थ्य है वो परमाणु शरीर रूप होंगे, जिनमें कर्म रूप होने की सामर्थ्य है वो कर्म रूप होंगे, है ना। जिनमें आवाज रूप परिणमन करने की सामर्थ्य है वो आवाज रूप होंगे। देखो मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बोलते ही ये जो यहाँ पर पुद्गल वर्गणाएं थी, उन पुद्गल वर्गणाओं में शब्द रूप होने की सामर्थ्य थी। तो अपन को पता नहीं चला। केवल ज्ञानी से पूछोगे तो उनके ज्ञान में सब झलक रहा है। जरा केवल ज्ञान की महिमा तो करो, कितना केवल ज्ञान की महिमा होती है कि उसमें ये झलक रहा है कि ये पुद्गल परमाणु शब्द रूप होकर यहाँ तक परिणमित हो। ऐसा है भैया। वर्गणाएं 3 प्रकार की होंगी कि 4 प्रकार की?
आहार वर्गणा और भाषा और भी होती है, और मुझे अब तुरंत में याद नहीं आ रही है, बहुत होती हैं है ना। मुझे तत्काल में तो यही याद आ रही है, आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, कार्माण वर्गणा, है ना। तेजस वर्गणा, आहार वर्गणा, भाषा तेजस वर्गणा वर्गणा भी होती है, मनोवर्गणा और मनोवर्गणा, वर्गणा। बिल्कुल सही बात है। 8 मनोवर्गणा, वर्गनाएं विशेष है और बाकी बहुत है इस टाइप। हाँ, जिसमें मन रूप होने की सामर्थ्य होती है, वो भी तो पुद्गल से बना है मन, वो मनोवर्गणा कहलाती है। और फिर 22 भेद भी अलग से बताए वर्गणा के। हाँ, करणान योग में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत है, गहरा है। ठीक है, विषय तो क्लियर हुआ ना। मेन तो 5 ही है भैया जी। आज ही ऐसा लगा कि आपने पूरा विषय अच्छे से समझा दिया, बहुत अच्छा आज वाला अच्छा लगा। पहली बार लगा। भैया जी रोज अच्छा ही समझाते प्राय। नहीं, कल थोड़ा हार्ड लगा था ये, आज आपने कल क्या था कि सूत्र से बात की थी ना अपन ने, सीधी सीधी। आज फिर पॉइंट से, कोई भी चीज पॉइंट से जब चर्चा होती है तो ज्यादा स्पष्ट होती है और ख्याल में आती है। और फिर एक बार निकल भी गया था विषय, दो बार कोई भी चीज दूसरी बार आती है तो थोड़ा इजी हो ही जाती है। अब आप लोग जब भी किसी के प्रवचन सुनोगे ना, और प्रवचन में ये शब्द आएंगे तो 1 मिनट में पकड़ जाओगे, अच्छा हाँ ये तो मैंने पढ़ा है, ये तो मैं पता है, तो क्लियर होती जाती है एक बात। ठीक है, चलो अब और किसी का कोई प्रश्न नहीं है। शुरू में और भी कोई पूछ रहा था, तो 24 सूत्र हमारे आज कंप्लीट हो गए। 25वां 26वां सूत्र अपन लोग 4-5 तारीख में पढ़ेंगे, है ना। 4-5 नहीं, सॉरी 5 और 6 में 25वां 26वां सूत्र को तो कह देना रागिनी 1 मिनट में आ रहे हैं, 5 मिनट क्लास में। चलिए विराम लें फिर। भैया जी हाँ जी, ठीक है, विराम लें फिर। भैया जी स्थिति बंध का आप कल वो भी बताए थे 7 और 8। हाँ, स्थिति बंध का ये है कि जो 7 प्रकार, किसमें स्थित कहाँ पर, स्थिति में कहा कल बताए थे ना, 7 भी होते हैं और 8 भी प्रकृति के समय पर प्रत्यय था ना। प्रत्यय कितने प्रकार का होता है उस समय, देखिए मैं जरा आपको और भी स्पष्ट करके बताता हूँ। देखिए ये जो जहां पर नाम प्रत्यय है ना, वहां पर इसका साथ में ये अर्थ लेना है कि जिस समय पर 7 प्रकृतियों का आश्रय होता है उस समय 7, और जब आयु का भी होता है तब वहां पर 8 हो जाएंगी। 8 प्रकृतियां माने वो जो कार्मण वर्गणाएं आई थी ना, जिस समय हमेशा तो 7 का आश्रय होता है, तो हमेशा तो वो कार्मण वर्गणाएं 7 कर्म रूप में परिणमित होंगी, 7 कर्मों में बदलेंगी, और जिस समय आयु का भी होगा उस समय 8 में बदलेंगी बस। तो वो 8 नाम प्रत्यय जो है वो 8 प्रकार का हो जाएगा 7 की जगह। चलिए ठीक है, 2 दिन अब आप लोग इस अध्याय को रिवाइज कर लीजिए, पुरानी जो वो है रिकॉर्डिंग उनको सुन लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा। फिर अपन चर्चा करेंगे 5 और 6 तारीख। या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ, सदा देत हूँ। बोले जनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र भैया जी। भैया जी जिनेंद्र भैया जी, डाल दीजिएगा ना ग्रुप में। आज मैं यूट्यूब पे नहीं चला पाया हूँ, रिकॉर्ड किया है तो भेजता हूँ, है ना। हाँ भैया, जय जिनेंद्र भैया।